हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कोड के लेक्चर सीरीज को। बेटा एमडी कोड के लेक्चर सीरीज के साथ साथ हम एमसीक्यू सीरीज भी चला रहे हैं। वो लेक्चर भी आप जाके देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने 2-3 लेक्चर पहले भी पढ़ लिए हैं। वैक्सीन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, डीएनए प्रोब्स हैं, उसके लेक्चर आपके चैनल पर पढ़े, जाके देखें। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्टेन फॉर यूज इन डिजीज मैनेजमेंट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वो कौन सी चीजें बनाई गई हैं जिसके थ्रू हम बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे मिसाल यहाँ पे लिखा पड़ा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बड़ा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से हमने आर्टिफिशियल प्रोटीन्स बनाए हैं। ये प्रोटीन दिए जाते हैं पेशेंट को उस बीमारी को ठीक करने के लिए। मिसाल है जैसे इस बंदे के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, इस वजह से डायबिटीज हो गई है, तो इस बंदे को हम बायोटेक्नोलॉजी का जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो हम देंगे, लगाएंगे, इसके थ्रू ये बंदा ठीक हो जाएगा। जो भी डिजीज ऐसे हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मिसाल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटिंग डिजीज लाइक डायबिटीज, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एंड एनीमिया। जो भी खून की कमी है या ग्रोथ हार्मोन है वो नहीं बन रहे हैं, उस बंदे के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, या डायबिटीज वगैरह है, इन सब बीमारियों का इलाज हम करते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के थ्रू। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का लेक्चर आपके इस चैनल पे पढ़ा है। ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडी होती हैं जिनका काम होता है कैंसर को डिटेक्ट करना, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना, और इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज को डिटेक्ट करना। ये एंटीबॉडी जाके आपके जो कैंसर के सेल है उसके एंटीजीन्स या रिसेप्टर के ऊपर अटैच होती हैं, या बैक्टीरिया उसके बाद जो रिसेप्टर होते हैं एंटीजीन्स उसके साथ जाके ये एंटीबॉडीज अटैच होती हैं, उनको डिटेक्ट करती हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं उनके साथ जाके अटैच होती हैं। हम जो भी सैंपल देते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उन सैंपल में ये सारी चीजों के साथ डिटेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, फिर हमें पता चल जाता है इन बीमारियों का। तो लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडी डिजाइन टू ट्रीट टारगेट द स्पेसिफिक एंटीजीन यूज फॉर ट्रीटिंग डिजीज सच एज कैंसर, रेमेटोइड आर्थराइड एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिजीज है, आपकी आर्थराइड्स हैं और उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी याद रखें सिर्फ इन 2-3 चीजों की ही ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती है। इसके अलावा आप देखें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं कैंसर का भी, और उसके साथ साथ जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसको भी हम डायग्नोस करते हैं, जैसे टीबी है, सेफल है, लाइम डिजीज है, इन सबको। ठीक है बच्चों। आर्थराइटिस जो आपका रेमोटेड ये होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को, जो आपके लिम्फोसाइट सेल अटैक कर देते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेम, आपके व्हाइट ब्लड सेल जो है, ये ब्रेन जो है उसके ऊपर, जो स्पाइनल कार्ड है उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन को हम पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, और 27-28 मिनट का पूरा लेक्चर है, वो जाके देख लें। वैक्सीन जो है ये बनाई जाती है बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें हम वायरस है या वायरस से उसके स्पाइक वगैरह या प्रोटीन्स हैं या मरे हुए वायरस हैं या उनकी जो टॉक्सिन्स हैं, यही हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी बॉडी इम्यून हो सके। अब आपको पता है वैक्सीन के थ्रू हम किसका इलाज करते हैं? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज उनका, जैसे इन्फ्लुएंजा है, ये जुकाम की बीमारी वायरस कराता है, इसको ट्रीट करते हैं। हेपेटाइटिस बी इसको ट्रीट करते हैं। ह्यूमन पपिला वायरस है, या जो भी दूसरी बैक्टीरियल जो डिजीज है उसको हम इसी वैक्सीन के थ्रू ही हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीन थेरापी। जीन थेरापी के थ्रू हम ट्रीट करते हैं आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो जेनेटिकली डिजीज हैं, जो जीन्स की वजह से हुई हैं, जो हमारी जीन खराब हो चुकी हैं, तो उसका इलाज वैक्सीन के थ्रू या एंटीबायोटिक के थ्रू तो नहीं हो सकता क्योंकि जीन खराब हुई है। अब जीन जो है वो खराब हुई है तो उसका इलाज वैक्सीन और एंटीबायोटिक करती ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन और एंटीबायोटिक के थ्रू हम इलाज करते हैं जरासीम का। यहाँ पे अगर जीन किसी बंदे की खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बंदा है उसकी जीन लेंगे, उसके सेल लेंगे, उससे वो पार्टिकुलर जीन निकालेंगे। वो जीन फिर हम इंसर्ट कर देंगे वायरस के अंदर, जिसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब है वो वायरस या वो चीज जो किसी और जानवर के डीएनए को कैरी करे, इसको वेक्टर करेंगे। खास तौर पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये यूज होता है। इसके अलावा एडिनो है, हर्प्स है, रेट्रो वायरस हैं, ये सारे यूज होते हैं एज वेक्टर के तौर। ये बातें आपके फेडरल टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें एक वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अंदर जेनेरेटेड डीएनए होता है, इसके साथ हम वो डिजायरेबल जीन जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे।
ऐसे इसका जो डीएनए ना अभी ये चेंज हो गया है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए। अब ये जो वायरस है इसके अंदर हमारी पार्टिकुलर जीन है, डिजायरेबल जीन है। अब इस वायरस को हम डालेंगे उस बंदे की बॉडी में, इंजेक्ट करेंगे, इससे वायरस जाएगा इसकी बॉडी में और जाके ये वायरस ये जीन उसके सेलों को ट्रांसफर कर देगा। मिसाल है जैसे इस बंदे के अंदर डायबिटीज है तो उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ये वायरस ये जीन जो है दे देगा इस बंदे को, फिर ये जीन जाके उस बंदे के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर देगी। तो इसको हम कहते हैं जीन थेरापी कहते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चे? तो इसकी हम थोड़ी किसी रीडिंग करते हैं। अच्छा, अब देखें, डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरापी प्रोडक्ट टू ट्रीट द जेनेटिकल डिजीज या जेनेटिकली या हेरिडिटी डिजीज है, उसको ट्रीट करने के लिए जीन थेरापी हम करते हैं। जीन को रिप्लेस करते हैं विथ नॉर्मल जीन या हेल्दी जीन ऑफ एन अदर नॉर्मल पर्सन बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव जीन टारगेटिंग डिजीज लाइक साइस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारी आपकी जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज है। साइस्टिक फाइब्रोसिस ये आपको पता है बीमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के थ्रू ये फैलती है। और इसके अंदर जो है ना हमारे अंदर थिक म्यूकस पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े वगैरह है उसमें ब्लॉकेज होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी, और आगे चक्कर हमारे जो भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, जो भी आपके टीयर्स हैं, स्वीट है, या ये आपके जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फिर नहीं निकल पाएंगे, वो ऑर्गन डैमेज होंगे। इसके अलावा जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये बीमारी है बेटा, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो बीमारी है इसके अंदर मसल्स वीक हो जाती हैं, और ये बीमारी भी आपकी क्या कहते हैं उसको, जेनेटिकली ट्रांसफर ही डिजीज है। और ये जो बीमारी आपके जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर बेटा लिखी पड़ी है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, जिसके अंदर एक खास प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन, वो हमारे अंदर नहीं बनता है, वो जीन खराब होने की वजह से। इस प्रोटीन के ना बनने की वजह से, ना होने की वजह से कैल्शियम जो है प्रॉपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो वीक होती जाती है, उसमें स्पाज्म होता है। ठीक है ना, ये कॉमन होती है छोटे बच्चों के अंदर। अगर ट्रीटमेंट नहीं इसकी की गई तो बच्चे 20 साल के अंदर मर जाएंगे। इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज आपके फर्स्ट ईयर की किताब में लिखी पड़ी है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, और इसमें हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट म्यूटेशन होती है, यानी कि डीएनए के अंदर एक भी जेनेटिक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें चेंज आती है, उसकी वजह से कोड चेंज होगा, और जेनेटिक कोड चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड है जो नॉर्मल होता है आपके हेमोग्लोबिन में बीटा चेन के अंदर 6 नंबर अमाइनो एसिड, जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, उसकी जगह पे अगर वेलिन आ जाए तो एक अमाइनो एसिड की छेड़छाड़ की वजह से वो हेमोग्लोबिन पूरा खराब हो जाएगा। फिर ये सेल जो आरबीसी ये सिकल सेल हो जाएंगे, जाके खून की नालियों को ब्लॉक कर देंगे, जिसके नतीजे में बंदे की डेथ हो जाएगी। तो इस डिजीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी आपकी होती है पॉइंट म्यूटेशन या जीन्स की खराबी की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसका इलाज भी हम उस नॉर्मल जीन को रिप्लेस करके ही करते हैं। समझ गए आप बच्चे? अब आगे चलते हैं स्टीम सेल थेरापी। स्टीम सेल क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मेरो वगैरह उसमें खास सेल होते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, प्रोजिनेटर सेल होते हैं, पोटेंट सेल होते हैं, फुली डेवलप सेल होते हैं, और इन सेल में एबिलिटी होती है ये डिवीजन करके किसी भी सेल की जगह ले सकते हैं। यानी कि इन सेलों से हम लिवर का सेल भी बना सकते हैं, ब्रेन का सेल भी डेवलप कर सकते हैं, किडनी का सेल, जो ऑर्गन का चाहे वो सेल पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे फुल्ली पोटेंट सेल या पोटेंशियल वाले सेलों को हम कहते हैं स्टीम सेल। तो इन स्टीम सेल्स को हम यूटिलाइज करें फॉर ट्रीटिंग द डिजीज, तो इसको हम कहते हैं स्टीम सेल थेरापी। मिसाल ये एक बंदा है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एड्रेनल ग्लैंड है वो डैमेज हो गया है, उसमें हार्मोन वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो स्टीम सेल्स को इसके अंदर इंजेक्ट करके उस पार्टिकुलर जीन्स को एक्टिव करके हम इसके अंदर वो चीजें टैकल कर सकते हैं उस बीमारियों को। तो यूटिलाइज है स्टीम सेल्स टू डेवलप थेरापीज फॉर डिजीज सच के पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन बच्चों आपको पता है, आपकी किताब में लिखा पड़ा है पेज नंबर 76 के ऊपर एक लाइन है कि पार्किंसन होती है जो लो सीक्रेशन डोपामीन है उसकी वजह से होती है। डोपामाइन एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसकी कमी की वजह से बीमारी होती है। इसमें बंदे की जो बुढ़ापे में खास तौर पे सिम्टम दिखाई देते हैं, आपने बुढ़े लोगों को देखा होगा, उसके हाथ या मुंह वगैरह जो हैं उसमें झटके आते रहते हैं, उसमें वाइब्रेशंस वगैरह फील होती हैं, वो जो है ना प्रॉपर बंदे फिर चल फिर नहीं पाएंगे, झुके हुए नजर आएंगे, जो भी ओल्ड एजेस वाले जो बंदे होते हैं, तो उनके अंदर इस बीमारी को हम ट्रीट करते हैं स्टीम सेलों के थ्रू। स्टीम सेलों को उसके अंदर इंजेक्ट करके वो जाके स्टीम सेल इस जो बूढ़े औरत या औरत लेडी के अंदर ये आपका डोपामिन हार्मोन है उसकी सीक्रेशन को स्टार्ट करेंगे, ऐसे ये बंदा ठीक हो जाएगा।
इसके अलावा स्पाइनल कार्ड इंजरीज हैं, स्पाइनल कार्ड के अंदर इंजरी हो जाए उसको भी हम स्टीम थेरेपी के थ्रू ठीक करते हैं। ये सेल जाके स्पाइनल कार्ड को रिपेयर करेंगे, डिवीजन करेंगे और सेट कर देंगे। डायबिटीज है, किसी बंदे को शुगर की बीमारी है तो उसके अंदर स्टीम सेल हम डालेंगे तो स्टीम सेल जाके इंसुलिन को बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे हम इसके थ्रू इन बहुत सारी डिजीज का इलाज कर सकते हैं। तो ये सारी मेहरबानियां इस बायोटेक्नोलॉजी की हैं। देखिए साइंस ने कितनी तरक्की की है, इंसान की सेहत है, इंसान की लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं करंट मेथड टू एम्प्लॉय फॉर जीन थेरेपी इन विट्रो एंड इन विवो मेथड। जीन थेरेपी बच्चों में करते हैं दो तरीकों से, एक है बाय इन विट्रो जीन थेरेपी। इन विट्रो का मतलब है हम बाहर जो है बॉडी के बाहर जो सेलों को लें और उसके वो मॉडिफाई करके छेड़छाड़ करके इस बॉडी में इंजेक्ट करें तो इसको कहते हैं आउटसाइड। दूसरी होती है आपकी इन विवो जीन थेरेपी, जिसमें हम बॉडी के अंदर उस जीन को डालते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। पहले हम पढ़ते हैं इन विट्रो जीन थेरेपी, वो जीन थेरेपी जो बॉडी के बाहर की जाए। अब वो सिंपल है, कैसे है देखें, ये एक पेशेंट है, ये एक बंदा है, उसका हम पहले सेल लेंगे, सैंपल लेंगे, सेल लेंगे। कौन सा सेल, बोन मेरो सेल या ब्लड सेल। ये बोन मेरो सेल लिया, ये हमने ब्लड सेल लिया। अब इस ब्लड सेल या बोन मेरो सेल के अंदर जो है हम वो मॉडिफाइड जीन डालेंगे जो इसके अंदर काम नहीं करिए। मिसाल इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जीन काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बंदा है उसकी जीन लेंगे, फिर वो जो जीन है वो हम डालेंगे एक वायरस के अंदर, उस वायरस को हम कहेंगे वेक्टर। फिर ये वायरस जाएगा आपके सेल के अंदर और जाके ये जीन दे देगा आपके सेल को। ऐसे आपके इस ब्लड सेल या आपके बोन मेरो जो सेल है उसके अंदर ये जीन आ जाएगी। अब देखें इन सेलों में ये जीन कौन ट्रांसफर कर रहा है, वायरस। और ये जीन किसकी है, एक और नॉर्मल हेल्दी बंदे की है। ऐसे ये जीन आ गई आपके इन सेलों में। अब इन सेलों को हम ट्रांसप्लांट करेंगे या इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में। ऐसे ये नॉर्मल हेल्दी सेल इस पेशेंट की बॉडी में जाएंगे और जाके इन चीजों को बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ये जीन जो है वो अच्छी वाली आपकी बॉडी में आ गई है। तो यहाँ पे देखें हमने वो जीन डाली बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर सेलों में डाली, सेलों को फिर अंदर डाला। तो ऐसी जीन थेरेपी को बच्चों हम क्या कहते हैं, इन विट्रो जीन थेरेपी कहते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल हम लेंगे, यानी कि जो भी सेल्स आपके लेंगे उसको इम्प्लांट करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, फिर ये सेल जाके आपके अंदर वो प्रोडक्ट है या वो चीज है वो बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा एक मेथड है, इसको हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये एक बंदा है जिसके अंदर कोई पार्टिकुलर जीन काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में वायरस डालेंगे डायरेक्ट। ये वायरस वेक्टर है, इसके अंदर फॉरेन जीन पड़ी है, जेनेटिकली मॉडिफाई, इसके बाद डीएनए होगा। इसमें ये हमारी जीन है जो हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है, टारगेट जीन है हमारी। ये वायरस जो हम इंजेक्ट करेंगे, आपके जो भी बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, एडिनो वायरस हैं, हर्प्स वायरस हैं, रेट्रो वायरस हैं, ये वायरस यूज होते हैं एज ए वेक्टर के तौर, यानी कि कैरियर ऑफ फॉरेन जीन के तौर। ये वायरस हम इंजेक्ट करेंगे, ये वायरस जाके इस बॉडी में उन पार्टिकुलर सेलों को ये जीन दे देंगे, फिर उन सेलों में ये जीन आते अपना काम शुरू करेगी। ऐसे वो बंदा इस बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट जीन को डालें वायरस की मदद से, तो इसको हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी। तो डायरेक्ट जीन को डालना, थेरापिक जीन को इन योर बॉडी सेल्स इज कॉल्ड इन विवो जीन थेरेपी या इनसाइड जीन थेरेपी। डिलीवर द थेरेपेटिक जीन delivered directly by using a viral vector or other systems. Express therapeutic gene is expressed within patient for protein production. ये जीन जाके उस बंदे के अंदर वायरस की मदद से जाके ये अंदर काम करना शुरू कर देगी, ऐसे वो बीमारी टैकल हो जाएगी। अब ये कुछ जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज हैं जिनका इलाज हम वैक्सीन या एंटीबायोटिक थ्रू तो नहीं कर सकते, पर इनका इलाज किया जाता है आपकी जीन थेरेपी के थ्रू। ये बात हमेशा याद रखें बच्चों। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी जो भी जेनेटिकल ट्रांसफर डिजीज है उसका इलाज खास तौर पे होता है जीन थेरेपी के थ्रू और स्टेम सेल्स थेरेपी के थ्रू ही होता है। जैसे एक जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज है, इसका नाम है हेमोफिलिया। हेमोफिलिया आपको पता है बच्चों, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू फैलती है। और ये बीमारी जो है इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को कट लग जाए तो उसका खून क्लॉट नहीं होगा, खून स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि खून को क्लॉट कराने वाले, स्टॉप कराने वाले प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रोजिन या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो प्रोटीन बनते नहीं है। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है, एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस। इसमें जीन होती है जो एमआरएनए बनाती है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर एमआरएनए जाके मैसेज देता है साइटोप्लाज्म राइबोसोम को, फिर राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं।
अब मिसाल है, ये जो जीन है ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाती है। अब ये जीन क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये बनाती है, यानी कि प्रोटीन बनाती है राइबोसोम को हुक्म देके एमआरएनए की फॉर्म में। अगर ये जीन खराब हो जाए तो ये क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा नहीं, इस वजह से इस बंदे में ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। तो यानी कि जड़ जो है ना इस बीमारी की वो जीन्स है, जीन्स की खराबी है, जीन्स में म्यूटेशन हो जाना है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हेमोफिलिया, जिसमें खून जो है वो कैन नॉट क्लॉट। अब इसके हेमोफिलिया के 3 टाइप होते हैं, हेमोफिलिया ए, हेमोफिलिया बी, हेमोफिलिया सी। ये आपके जेनेटिक्स चैप्टर में लिखे पड़े हैं, इस हेमोफिलिया को आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके पीएमसी में इंक्लूड है। हेमोफिलिया ए होती है बच्चों, ये बीमारी जो है ना ये सारी एक्स लिंक्ड है, हेमोफिलिया बी भी एक्स लिंक्ड है। हेमोफिलिया ए कॉमन है, ये दुनिया में 80% होती है। हेमोफिलिया बी जो ये 20% है। हेमोफिलिया सी 1% है, रेयर आपकी हेमोफिलिया डिजीज है। हेमोफिलिया ए जो होती है ना बच्चों, ये होती है एक प्रोटीन की कमी की वजह से, जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 8। हेमोफिलिया आपकी जो बी है ये होती है क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी की वजह से। हेमोफिलिया सी होती है क्लॉटिंग फैक्टर जो आपका 11 है उसकी कमी की वजह से। हेमोफिलिया बी जो है वो 9 की वजह से होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके फेडरल टेक्स्ट में लिखी पड़ी है, इसको आप थोड़ा अच्छी तरह देख लें। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, सिंपल है। क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना उसको बनाने वाली जीन जो है उसको हम इंसर्ट कर देंगे बंदे की बॉडी में। कैसे, सिंपल है, सिंपल तरीका है। नॉर्मल हेल्दी बंदे से वो जीन लेंगे, फिर जीन वो डालेंगे हम वायरस के अंदर, फिर वायरस को पुट करेंगे उस बंदे की बॉडी के अंदर जिसमें हेमोफिलिया है। ऐसे हो जाके वायरल वेक्टर उसके अंदर ये नॉर्मल जीन जो है उसको रिप्लेस कर देगा और गंदी जीन के साथ ऐसे फंक्शन जीन आ जाएगी जो जाके उसमें ये नॉर्मल फैक्टर या प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, ऐसे वो बंदा ठीक हो जाएगा। आगे एक और डिजीज है जिसका नाम है एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी, एएलडी। एएलडी ये भी एक जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज है और ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव जीन होती है इसकी भी एक्स क्रोमोसोम के जरिए फैलती है, कॉमन होती है ये बॉय के अंदर या मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये कम होती है थोड़ी, क्योंकि फीमेल को 2 जीन चाहिए, फीमेल ज्यादातर कैरियर्स होती हैं। फीमेल आपको पता है बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो भी है तब होती हैं जब उनके दोनों ही पेरेंट्स के अंदर ये जीन मौजूद हो। तो बहरहाल इस बीमारी में क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये इन्फ्लामेशन होगी, उसकी ये बीमारी है जिसके अंदर हमारी माइलिन शीट जो होती है न्यूरॉन के बाहर ये लिपिड्स की बनी हुई लेयर होती है जो इंसुलेटिंग लेयर, ये डैमेज हो जाती है, ये प्रॉपर वर्क नहीं करती है। खास तौर पे देखें ये जो बीमारी होती है इसमें हमारी एक जीन है ABCD1, ये जीन खराब हो जाती है जो इस आपके माइलिन शीट जो है इसको मेंटेन करती है ये चीजें प्रोडक्ट्स बना के। अब इस जीन को हम रिप्लेस करेंगे सिंपल वही सेम तरीका वायरल वेक्टर के थ्रू। नॉर्मल हम वायरस है उसके अंदर ये जीन पुट करेंगे ABCD जीन जो कि हेल्दी पर्सन से लेंगे, फिर ये वायरस हम इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में, ऐसे ये वायरस जाके वो नॉर्मल जी दे देगा और ये नॉर्मल जी जाके प्रोटीन बनाना या काम करना शुरू कर देगी, ऐसे न्यूरॉन के बाहर माइलिन शीट बनना शुरू हो जाएगी और ये बीमारी बंदे में नहीं होगी या बीमारी टैकल हो जाएगी। नेक्स्ट हम चले एक और डिजीज है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी एक जेनेटिक ट्रांसफर डिजीज है बच्चों और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के थ्रू फैलती है, यानी कि ये बीमारी कॉमन होगी मर्दों के अंदर भी औरतों के अंदर भी। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है कि म्यूकस जो है ना वो थिक पैदा होगी, मोटी सी। एक्चुअल में होता क्या है, एक जीन होती है हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं CFTR जीन, CFTR जीन यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये एक फुल फॉर्म है इस जीन का। ये जीन करती क्या है, हमारे अंदर प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन से चैनल प्रोटीन बनते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन के सुराख बनते हैं। इन चैनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का काम होता है पानी को कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस की मदद से। ये चैनल प्रोटीन बच्चों क्या करते हैं, पानी को छोड़ते हैं म्यूकस के अंदर ताकि म्यूकस जो है पतली हो सके और पतली म्यूकस ही हमारे काम की है। अगर ये चैनल नहीं बनेंगे तो वाटर नहीं आएगा म्यूकस में, इस वजह से म्यूकस जो है थिक हो जाएगी। थिक म्यूकस क्या करेगी, फिर हमारे सांस की नालियों को ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा हमारे जो भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे टीएस ग्लैंड हैं जो टीएस को बनाते हैं आंसुओं को, इसके अलावा हमारे जो स्वीट ग्लैंड हैं जो थूक और हमारा पसीना पैदा करते हैं, इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड जो थूक को पैदा करते हैं, या आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को छोड़ते हैं। अब म्यूकस मोटी होने की वजह से ये चीजें प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं होंगी, इस वजह से इन सब ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगी। तो इस बीमारी को हम कहते हैं बेटो सिस्टिक फाइब्रोसिस।
जिसमें खास तौर पे फेफड़े ज्यादा इफेक्टेड होते हैं और इसमें आगे चलकर बंदे की डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी में डाइजेस्ट सिस्टम है हमारा, उसके डाइजेस्टिव जूस हैं, फेफड़ा है, उसके अंदर जो म्यूकस है वो या फेफड़ा बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। बाकी अदर ग्लैंड्स भी हमारे डैमेज होते हैं, स्वीट ग्लैंड वगैरह XYZ। अब इस जीन को हम कैसे टैकल करेंगे, तो बहुत इजी है। CFTGR हम ये जीन लेंगे, फिर ये जीन सेम ही तरीका है, उस वायरस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, फिर वायरस को हम इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में, ऐसे आप ठीक हो जाएंगे, ये जीन जाके काम करना शुरू कर देगी। तो ये बीमारी किसकी वजह होती है, CFTR जीन जो है ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। अब इसका इलाज हम कैसे करेंगे, खास तौर पर देखें लंग्स जो है इसके अंदर ये वायरल वेक्टर डालेंगे। अब वो कैसे देखें, इस जीन को हम वायरस में डालेंगे, फिर ये सारी चीजें हम स्प्रे की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो स्प्रे वगैरह होते हैं जिसको हम कहते हैं लिपोसोम माइक्रोस्कोप वेजिकल, जिनके अंदर ये सारी चीजें हमारी डाली हुई होती हैं, लिपोप्रोटीन वेजिकल वगैरह होते हैं, इनमें ये कोटेड सारी ये जीन्स वगैरह होती हैं। ये हम जो हैं ये लेंगे, आपने कुछ देखा होगा फिल्मों के अंदर के कोई अमीर जो लोग होते हैं उनका सांस फूल जाती है या XYZ, तो फिर ये स्प्रे लेते हैं अपने नाक के अंदर या माउथ के अंदर, तो वो ठीक हो जाते हैं। ये मेडिसिन वगैरह होती हैं, ये चीज़ें होती हैं सारी थेरापीज जो जाके उसके अंदर डायलेट करती हैं इनकी नालियों को और इनकी जो है जो भी चैनल्स वगैरह इनको, फिर ये प्रॉपर चीज़ें काम करना शुरू कर देगी। अच्छा जी, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है इसका फुल फॉर्म है ये, जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटर, ये थेरापीज हैं सारी जिसके जरिए करते हैं। अच्छा के आगे लिखा पड़ा है क्लोराइड आयन की मदद से ये कंट्रोल करती है वाटर वगैरह के ट्रांसफर वगैरह को, एयर पैसेज वगैरह ब्लॉक होगा। बहरहाल तो ये सारी चीजें इजी पड़ी हैं, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी तस्वीरें वगैरह देखते हैं कि ये चीजें क्या हो। और यहाँ पे आप देखें ये आपकी जो जीन थेरेपी है, ये सारी चीजें हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सो बायोटेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं, बहुत ईजी है। देखें ये हम डिजायरेबल जीन लेंगे, फिर इस जीन को इंसर्ट करेंगे आपके ऐसे बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट ई कोलाई विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। ई कोलाई खासतौर पे ये बैक्टीरिया होता है जिसको हम नॉर्मली ज्यादातर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको एक जीन दिखाई दे रही है, इस जीन को हम इंसर्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर। फिर ये जो गोल सर्कल वाला जो प्लाज्मिड है इसके अंदर देखे ब्लैक कलर की ये जीन आ गई है हमारी। फिर ये जीन जाके बैक्टीरिया के अंदर हमारी बहुत सारी कापीज बनाएगी, फिर बैक्टीरिया भी फैलते जाएंगे, बैक्टीरिया की आबादी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। जैसे हमारी डिजायरेबल जो जीन है डॉट वाली है आपको काली दिखाई दे रही है, ये भी बढ़ती जाएगी। ये जीन जाके ट्रांसक्रप्शन ट्रांसलेशन करती रहेगी बैक्टीरिया के अंदर, वैसे हमारी डिजायरेबल जो प्रोटीन्स हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वो बनते जाएंगे। फिर उन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करके हम इंजेक्शन की फॉर्म में या मेडिसिन की फॉर्म में थेरापीज की फॉर्म में लेंगे, ऐसे हम ट्रीट कर पाते हैं जो भी आपके बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज हैं, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, एनीमिया वगैरह, इन सब की। इससे अब आगे ये तस्वीर देख रहे हैं, इनके अंदर हम इस प्रोसीजर के थ्रू, ये हाइब्रिडोमा आपकी टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं माइस के थ्रू। माइस के अंदर बेटा हम स्पेशल जो एंटीजन उसको इंसर्ट करेंगे, फिर माइस के अंदर एंटीजन जाके वर्क करेगी, बहुत सारे इसकी कापीज बनेंगी। फिर ये आपके जो माइस है उसके अंदर जो सेल होते हैं ये एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, इसके बी लिम्फोसाइट सेल, फिर बी लिम्फोसाइट सेल इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगी। फिर उन एंटीबॉडीज जो है उस बी सेल है उसको हम निकालेंगे, फिर बी सेल के ऊपर एंटीबॉडी होंगी। फिर इसकी एंटीबॉडीज जो है बी सेलों की वो हम निकाल के हम इंसर्ट कर देंगे मायलिमा सेल में या हमारे जो भी स्टीम सेल है उसके अंदर। फिर इस स्टीम सेलों के अंदर हमारी वो खास एंटीबॉडीज आएंगी जिसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जो है हम यूज करेंगे बहुत सारी बीमारियां उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि आपकी जो भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जो भी आपकी लाइम है या सेफिल से, टीबी है, इसके अलावा रेमोटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कैंसर है, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल हम करते हैं। इससे नेक्स्ट देखें ये वैक्सीन है। वैक्सीन को हम कैसे बनाते हैं वो आपका लेक्चर डिटेल में पढ़ा है आपके इस चैनल पे, जो वहाँ पे हमने वैक्सीन के टाइप वगैरह सारे डिस्कस किए थे। वैक्सीन में कुछ भी नहीं है, वायरस है या उसके जो भी बैक्टीरिया हैं उसके टॉक्सिन वगैरह हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ही हम डालते हैं आपकी बॉडी में कंट्रोल फॉर्म में, वो जाके आपके अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती हैं। अब वैक्सीन जो है ये हम इंजेक्ट करते हैं बंदे की बॉडी में। ये देखें जैसे बंदे है इसको हम वैक्सीन के थ्रू हम ट्रीट कर रहे हैं। वैक्सीन के थ्रू आपको पता है बच्चों हम जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, खासतौर पे वायरल डिजीज है, उसको हम ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये पूरी एक तस्वीर है आपको दिखाई गई है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हैं आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ये जीन थेरापी की है बेटा। यहाँ पे देखिए जीन थेरापी के दो टाइप अभी हमने पढ़े, एक थी आपकी
इन वीवो और दूसरी थी इन विट्रो। इन विट्रो आपको पता है ये हम बॉडी के बाहर करें तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो या एक्स वीवो जीन थेरापी, जिसके अंदर देखें हम डिजायरेबल अपनी जीन लेते हैं, उस जीन को फिर इंसर्ट करते हैं वायरस के अंदर, फिर ये वायरस की बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, फिर ये वायरस को हम इंसर्ट कर देंगे हमारे सेलों के अंदर, जो हम सेल बाहर निकालेंगे हमारे जो भी ब्लड सेल हैं या बोन मेरो सेल्स हैं उसके अंदर, फिर वायरस जाके जीन दे देगा उन सेलों के डीएनए को, फिर ये जो सेल है हमारे रिकॉम्बिनेंट सेल, इसको हम इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में, ये सेल जाके हमारे अंदर काम करना शुरू कर देंगे, ऐसे हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे। दूसरा ये तरीका जीन थेरेपी का इन वीवो या बॉडी के अंदर, इसमें क्या करेंगे हम डिजायरेबल अपनी जीन लेंगे बच्चों और वो जीन डालेंगे हम अपने वायरस के अंदर, जो भी हमारे वेक्टर्स वायरस हैं जो फॉरेन जीन को कैरी करते हैं, जैसे हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेज है या इसके अलावा एडिनो वायरस है, हर्प्स वायरस है, ये XYZ रेट्रो वायरस है, फिर इन वायरस को इंजेक्ट करेंगे आपकी बॉडी में। ये वायरस आपके अंदर बीमारी नहीं कराएंगे, कंट्रोल्ड वायरस होते हैं, मॉडिफाई वायरस होते हैं। ये वायरस जाके आपकी ये डिजायरेबल जीन आपके डीएनए को देंगे, आपकी बॉडी के सेलों को देंगे, फिर सेलों में जाके जीन काम करना शुरू कर देगी, ऐसे आप ठीक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये स्टीम सेल थेरापी, इसमें हम ये स्टीम सेल लेंगे नॉर्मल हेल्दी पर्सन के जिसकी सारी जीन है एक्टिव, सारी जीन काम करती हैं। स्टीम सेल को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ये वो मेन सेल होते हैं जो फुली पोटेंट होते हैं, फुली पोटेंशियल होता है, सारी जीन्स इसकी काम करती हैं। ये सेल किसी में भी डेवलप हो सकते हैं, ये सेल डेवलप हो सकते हैं, नर्व सेल भी बना सकते हैं, हार्ट सेल बना सकते हैं, मसल सेल भी बना सकते हैं, इंटेस्टाइनल सेल भी बना सकते हैं, लिवर सेल भी बना सकते हैं। अब मिसाल है बंदे के अंदर कोई ब्रेन में कोई इश्यू है, जैसे हमने अभी पढ़ा पार्किंसन डिजीज वगैरह XYZ, तो इन सब का इलाज हम स्टीम थेरापी के थ्रू करते हैं। या हार्ट में कोई इशू है, मसल्स वगैरह, ये सारे इंटेस्टाइन लिवर वगैरह हार्मोन्स का या शुगर है, उन सबको स्टीम सेल के थ्रू ट्रीट करते हैं। ये सारे स्टीम सेल है जिसके थ्रू हम स्टीम थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। अब ये हमने पढ़ा अभी अभी आपकी इन विट्रो इन वीवो जीन थेरापी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट वायरस डालें तो उसको हम कहेंगे आपकी इन वीवो, और बॉडी के बाहर सेल निकालें आपका, उसके अंदर जीन डालें, फिर वो सेल आपकी बॉडी में डालें तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो जीन थेरापी। अच्छा जी, तो ये थी आपकी सारी ये बातें, सारी चीजें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ये देखें सारी सेम चीजें इन वीवो एक्स विट्रो। यहाँ पे एक और बीमारी है जिसका नाम है हेमोफिलिया। हेमोफिलिया बच्चों आपको पता है, इसमें एक हमारा खून क्लॉट नहीं होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसकी कमी की वजह से इसमें जीन्स हमारी खराब हो जाती है। ये देखें बंदे को ब्लीडिंग होती रहेगी, तो बंदे को लाजमी है जल्द से जल्द हॉस्पिटल किया जाए ताकि इसको वो क्लॉटिंग फैक्टर दिए जाएं और बंदा थोड़ा ठीक हो सके। ये सारी की सारी आपकी जो है जीन्स के थ्रू फैलती हैं। खास तौर पे बच्चे जो होते हैं सन, उसके अंदर ये कॉमन होती है, क्योंकि बच्चों को एक ही जीन काफ़ी होती है, कि बच्चों के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उसके अंदर ये बीमारी हो जाएगी अगर मदर्स के अंदर है। बाकी लड़कियों के अंदर ये कम होती है। लड़की के अंदर अगर एक जीन मौजूद है तो लड़की वो प्रॉपर ठीक होगी, क्योंकि अंदर एक क्रोमोसोम एक्स तो नॉर्मल पड़ा है, उसके पास वो नॉर्मल जीन होगी जो उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगी। इस वजह से लड़कियों के अंदर ये जीन जो है या एक खराब होती है तो एक नॉर्मल जीन मौजूद होती है। तो गर्ल्स में ये बीमारी कॉमन नहीं है, बॉयज़ के अंदर ये कॉमन होती है। ये आपने ज़्यादा पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी के अंदर या हेमोफिलिया के केसेस के अंदर, या फिर वो जाके लेक्चर देख लें, वीडियोस पे पढ़ें डिटेल में। एक अभी हमने डिस्कस की बीमारी आपकी ALD, जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन जो है उसके अंदर जो माइलिन शीट है या वाइट मैटर है हमारा, इसके अलावा जो हमारे ब्रेन के अंदर जो आपकी माइलिन शीट है वो इफेक्ट होती है ABCD1 जीन की खराबी की वजह से। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसको भी हम ट्रीट करते हैं इन थेरापी के ही थ्रू। नेक्स्ट आप देखें ये एक डिजीज है साइस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें देखें फेफड़ों के अंदर ये थिक म्यूकस जो है ये क्लॉट हो चुकी है, जिसकी वजह से फेफड़ों की नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होगी। अब यहाँ पे एक और डायग्राम देख लें, ये नॉर्मल लंग्स हैं जिसमें देखें नालियां बिल्कुल ही प्रॉपर होती हैं, कॉन्टेक्ट होती रहती हैं। ये एक साइस्टिक लंग्स है, उसके अंदर देखें ये नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं थिक म्यूकस की वजह से। अच्छा, अब एक और डायग्राम है, इसमें आप देख लें ये नालियां नॉर्मल बंदे की बिल्कुल हेल्दी हैं, लचकदार होती हैं, इलास्टिक होती हैं, म्यूकस क्लॉट नहीं होती है, थिन होती है, पतली म्यूकस जो जरासीम को ट्रैक करती है, जरासीम को बाहर निकालती है, और जो भी आपकी जरासीम है उनको बाहर निकालने के साथ साथ ये आपकी म्यूकस जो है वो ह्यूमिडिफाई करती है, एयर को, एयर का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है 30 सेंटीग्रेड। ये एक बंदे का लंग्स है जिसमें CF या साइस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है, जिसके अंदर देखें लंग्स में ये म्यूकस जो क्लॉट हो चुकी है, ये बलगम आगे चलकर बन जाता है, जिसके अंदर बंदे को सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। ये एक हेल्दी पर्सन का लंग्स है, ये एक बच्चों
CF साइस्टिक फाइब्रोसिस लंग से, जिसमें देखिए कितनी तब्दीली दिखाई दे रही है। ये हमें पता चलता है एक्सरे के थ्रू, ठीक है ना। तो आप डॉक्टर बने फिर एक्सरे को अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये आपका टॉपिक था, सारी चीजें थी। कोई सवाल क्वेश्चन कन्फ्यूजन जरूर पूछिएगा।